So now we will talk about high courts. हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1961 यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। एंड इसके अंदर पहली बार जो हाई कोर्ट बने थे वो कहाँ कहाँ पे बने थे भाई? हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास सेटअप किए गए थे 1862 में। एंड आफ्टर दैट 1950 में हाई कोर्ट जो थे, है ना, एग्जिस्टिंग इन प्रोविंस बिकम द हाई कोर्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, 1:1 के रेशियो में होगा तो 1 हाई कोर्ट हर स्टेट के लिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स। इसमें ईच स्टेट्स में 1:1 के रेशियो में एक हाई कोर्ट तो होगा ही होगा। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कब का भाई? 1956 का। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 का। इसने मल्टीपल स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एक हाई कोर्ट हो सकता है। सो 1 हाई कोर्ट फॉर मोर देन 1 स्टेट्स, ऐसा बताया भाई। एंड इट ऑथराइज्ड पार्लियामेंट टू establish a common high court for 2 or more states or union territories। and जो territorial jurisdiction है of a high court is conterminous with territory of state या फिर यूनियन टेरिटरी। the territorial jurisdiction of a high court is conterminous with territory of states, union territories or states union territories in case of common high court।
एंड पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स टू एनी यूनियन टेरिटरीज, या फिर एक्सक्लूड कर सकता है उसके जुरिस्डिक्शन किसी भी हाई कोर्ट्स का फॉर एनी यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड the jurisdiction of a high court to any union territory or exclude jurisdiction of a high court from any union territory। आर्टिकल 214 एंड 231 जो कि किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डील विथ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, jurisdiction, power, procedure and so on of the high courts। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हाई कोर्ट्स यार। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1956 इसके बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुरुआत में वन हाई कोर्ट है ना, में वन हाई कोर्ट होना चाहिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था, बट लेटर इसने अमेंडमेंट जो 7th अमेंडमेंट हुआ था उसने बोला कि एक हाई कोर्ट जो है 2-3 स्टेट्स के लिए भी, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड पंजाब का दोनों का सेम हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। एट प्रेजेंट बात करें कि अब हमारे पास कितने हाई कोर्ट्स हैं भाई, टू एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। एंड ये जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है भाई हमारे पास, कलकत्ता हाई कोर्ट। अभी हमने देखा कब बना था भाई, 1862 में बना था। एंड यूनियन टेरिटरी विथ हाई कोर्ट कौन है भाई, दिल्ली। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। एंड लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बना है वो किसका बना है, आंध्र प्रदेश का 2019 में। हाई कोर्ट विथ मोर देन 1 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज जुरिस्डिक्शन की बात करें तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है पंजाब, गुवाहाटी, तो यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, कहाँ कहाँ कॉमन हाई कोर्ट है भाई, महाराष्ट्र का, गोवा एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। कॉमन हाई कोर्ट है। पंजाब की बात करें तो पंजाब इज द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब स्टेट।
हरियाणा एंड चंडीगढ़। एंड गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी हैज़ अ कॉमन हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट विथ jurisdiction over maximum number of states, जिसमें असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। एंड कोलकाता की बात कर सकते हैं। कोलकाता जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट जो है, केरला हाई कोर्ट। तो जो कोलकाता हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Madras High Court is the common high court for Tamil Nadu and Pondicherry. Kerala High Court is the High Court of Kerala and Lakshadweep. Okay. ठीक है भाई। एंड कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स की बात करें टू दी हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कैसे भाई? कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रेस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, it is appointed by the president consulting the chief justice of that high court and respective governor। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई strength of high court and leaves the discretion to president। and workload is number of days के प्रोपोर्शनल है भाई, ज़्यादा जगह से ज़्यादा वर्कलोड। वर्कलोड कितना होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ जजेस। ज़्यादा जजेस तो ज़्यादा वर्कलोड होगा। अब बात करते हैं अबाउट द कंट्रोवर्सी ओवर द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट यार। सो हमारे पास यहाँ पे 4 जजेस के केसेस की बात करेंगे।
सो इसमें सबसे पहला जो केस है, मतलब इट इज़ द सेकंड जजेस केसेस। तो सेकेंड जजेस केस जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी बात किया हमने 1993 का, इसके अंदर क्या आया, कोलिजियम सिस्टम एक्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई, है ना। जो कोलिजियम सिस्टम वो थर्ड से आया, लेकिन एक तरह से इशारा जो दिया वो सेकंड जजेस केसेस से आया। सेकंड जजेस केसेस में क्या बोला कि जो हाई कोर्ट जजेस हैं, इट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट on recommendation of CJI। थर्ड जजेस केस जो था 1998 का, इसने क्या बोला, वाइल जो प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा किसको, हाई कोर्ट के जजेस को, वाइल रिकमेंडिंग, प्रेसिडेंट जब रिकमेंड करेगा, सीजेआई शुड कंसल्ट collegium of two senior most judges तो एक प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम, जो कॉलेजियम टर्म है वो सेकंड थर्ड जजेस केसेस से आया। एनजेक की बात करें, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी एक्ट ऑफ 2014, तो एनजेक ने क्या किया, इट रिमूव दी कोलिजियम विथ अ न्यू बॉडी, जिसकी वजह से इसमें एग्जीक्यूटिव इंक्लूडेड, जो कि लॉ मिनिस्टर थे। बट जो फोर्थ जजेस केसेस था उसने एनजेक को यहाँ पे नीचे रिमूव कर दिया। ऑफ 2015 remove NJAC and brought back the collegium system। ये तो हमने कंट्रोवर्सी की बात की रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात करें, तो ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, and he or she should have held a judicial office for 10 years in टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इधर से एडवोकेट होना चाहिए 10 सालों के लिए, और ही और शी शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 years। जुडिशियल ऑफिस में हाँ ये होना चाहिए 10 साल से, या फिर
10 साल से किसी हाई कोर्ट का जज हो जाना चाहिए ना। ओथ एंड एफर्मेशंस की बात करें तो किसको देगा भाई? बिफोर द गवर्नर और द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। बिफोर द गवर्नर और द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। और ये ओथ में क्या बोलेंगे भाई? टू बियर ट्रू फेथ and allegiance to the Constitution of India। और क्या बोलेंगे? टू अपहोल्ड द sovereignty and integrity of इंडिया। और क्या बोलेंगे? टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट of his ability knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and the laws। इसका ये शपथ लेंगे भाई। तो टेंडर की बात करते हैं यार हाई कोर्ट के जजेस की। सो 65 ईयर ऑफ एज तक ये क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा डिटरमाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। एंड रिज़ाइन कैसे करेगा भाई? बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। जो हाई कोर्ट का जज है वो भी रिज़ाइन कैसे करता है? बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। बिकॉज जो अपॉइंट करेगा वही इसका रेजिग्नेशन अप ले सकता है। एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड वकेट हिज सीट। अगर दूसरे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो सीट क्या हो जाएगा? वैकेट हो जाएगा। वैकेट हिज सीट्स इफ ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हमने बात की अबाउट दी टेन्योर ना। अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ जजेस की, so remove by
ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड बाय पार्लियामेंट। कौन रिमूव करेगा भाई? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा जिसको पार्लियामेंट ने बोला हो। द एड्रेस मस्ट बी, मतलब जो बात है कि रिमूव करना है वो बातें कहाँ से निकलनी चाहिए? पार्लियामेंट से निकलनी चाहिए। और जो एड्रेस है इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी जो है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एंड यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी है उसका मतलब क्या है भाई? अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the member of that house प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये सब तो तरीका हो गया रिमूवल। ग्राउंड क्या है भाई रिमूवल का? ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इज प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भी था। एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या बोलता है उसकी बात करते हैं। जो 1968 में पास हुआ था, ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है वो क्या बोलता है भाई? कि जो रिमूवल मोशन है साइंड बाय 100 MPs इन लोकसभा, अगर लोकसभा में है मोशन तो, एंड 50 MPs इफ राज्यसभा। यही प्रोविजन था फॉर द सुप्रीम कोर्ट। एंड जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन है इन राज्यसभा, दे में एडमिट कि इसको मतलब एक्सेप्ट करना है कि रिफ्यूज़ करना है ये मोशन को, ये उनके ऊपर है। एंड यहाँ भी एक 3 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। एंड ये 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होगा? CJI और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट एंड कोई एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। एंड आफ्टर द कमिटी फाइंड्स, है तो ये जो कमिटी थे वो सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट जज में भी ऐसे ही बनता है यार। एंड आफ्टर द कमिटी फाइंड्स हिम गिल्टी, मोशन इज पास थ्रू बोथ हाउस। अगर इसको पास करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा थ्रू बोथ हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी, तब जाके रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल हमारे देश में है भाई क्या को रिमूव करना? प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद दूसरा सबसे मुश्किल चीज काम है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जज की रिमूव करना।
ना अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस में क्या है भाई, जो प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफ़र हाई कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and decision of transfer is subject to judicial review। एंड जो थर्ड जजेस केस था जिसमें एक तरह से कोलिजियम सिस्टम आया, उसमें बोला गया कि सीजीआई को कंसल्ट करना पड़ेगा, शुड कंसल्ट फॉर सीनियर मोस्ट जजेस को यहाँ पे सीजीआई कंसल्ट करेगा, एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द ट्रांसफर ऑफ जजेस की, हमने बात की अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेस की, टेन्योर, ओथ एंड अफर्मेशंस, क्वालिफिकेशन। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, एडिशनल जजेस का मतलब क्या होता है, एक्टिंग जज का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड जजेस में किसको किसको कहते हैं हम। सो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी हाई कोर्ट जज एज ए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस इफ चीफ जस्टिस ऑफिस इज वैकेंट, अगर चीफ जस्टिस टेम्पोरली एब्सेंट हो गए, इफ चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो इस केसेस में एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि एडिशनल जजेस की बात करते हैं यार, एडिशनल जजेस, जज का मतलब क्या होता है, एडिशनल जज मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है इसको, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जजेस, लेकिन एडिशनल जज बस 2 साल से कम के लिए ही बनाया जाएगा, व्हेन अगर इंक्रीज ज़्यादा ही काम पड़ जाए हाई कोर्ट में तो increase in the of business and there is an array of work, there is areas of work, ज़्यादा काम पड़ जाए तो ये एडिशनल इसकी बात हुई भाई, है ना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी एक्टिंग जजेस। तो एक्टिंग जज किसको बोलेंगे, प्रेसिडेंट इसको भी अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स क्वालिफाइड पर्सन एज एक्टिंग जज when
judge is unable to perform his duty एंड जज टेम्परली अपॉइंट एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो उसको किसी और को अपॉइंट करता है एक्टिंग जज के लिए। जज टेम्परली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये दोनों केसेस में कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर एक्टिंग जज या फिर एडिशनल जज बन गया, तो इन दोनों केसेस में कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर 62 ईयर्स, कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर 62 ईयर्स। जनरली वो 65 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, बट इन दोनों केसेस में 62 ईयर्स के बाद वो होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस। ठीक है, एक होता है टर्म जिसको हम बोलते हैं रिटायर्ड जजेस। तो ये रिटायर्ड जजेस मतलब क्या है भाई, नाम से ही समझ आ रहा है। Chief Justice of High Court can request a retired High Court judge to be appointed as an High Court judge for temporary period। ठीक है, जब ज़्यादा काम लोड पड़ जाए किसी चीज़ में तो, एंड इट इज़ डन विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड दी अपॉइंटी, जिसको अपॉइंट कर रहे हैं जिस इंसान को, एंड इसके जो अलाउंस है, जो पैसे देने पड़ेंगे, तो डिटरमाइंड बाय हुम, प्रेसिडेंट। तो हमने बात की डिफरेंट है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस को किसको बोलेंगे, एडिशनल जज किसको बोलेंगे, एक्टिंग जजेस क्या है, रिटायर्ड जज मतलब किस लिए अपॉइंट कर सकते हैं, रिटायर्ड जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ की बात की ना। हम बात करेंगे अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट को क्या क्या चीज़ों में है ना, वहाँ के जो जजेस हैं उनको क्या क्या चीज़ों में यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिलता है, यार जो हम सुप्रीम कोर्ट में बात की, उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ भी हैं। सो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें क्या इंडिपेंडेंस मिलता है यार, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट with consultation with judiciary itself। So it curtails what? It curtails the absolute discretion of executive। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है ही नहीं, तो एक तरह से जुडिशरी ही अपॉइंट कर रही है अपने आप को। एंड यहाँ पे और क्या क्या इंडिपेंडेंस मिलता है यार, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, है ना, बिकॉज दे डोंट होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसी तरीके जो हमने दिखा है रिमूवल अभी प्रोसेस उसको। सो दे डोंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द
pleasure of the president. They are removed only in the manner mentioned in the constitution. एंड फिक्स सर्विस कंडीशन है, तो मैक्सिमम चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट जज में देखा था वैसी ही है भाई. So though they are fixed by the parliament cannot be changed to their disadvantage after their appointment. अपॉइंटमेंट से पहले चेंज करोगे तो चलेगा, अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद जो आप नया सर्विस कंडीशन लाते हो वो नेक्स्ट से चालू होगा भाई, इनमें चालू नहीं होगा. सो दो फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट cannot be changed to their disadvantage after their appointment. जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज कहाँ से हैं भाई? फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. तो इस प्रकार से इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट के जजेस को. जो भी सैलरीज हैं, जो भी अलाउंसेस हैं या फिर एक्सपेंसेस जो हैं ऑफ स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से. पेंशन्स जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, याद रखना. पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ना. जो कंडक्ट ऑफ जजेस है इट कैन नॉट बी डिस्कस, तो वो भी एक तरह से क्या करता है, एक्सेप्ट जो इम्पीचमेंट मोशन होता है वो तो डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, बाकी जितने कंडक्ट है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में और कहीं और. तो वो भी एक तरह से इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है. कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड except when impeachment motion is under consideration. एंड ऑल्सो बैन है भाई इनका प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो एक तरह से इंश्योर करता है कि कोई फेवर में किसी के डिसीजन ना कर दे, है ना, भविष्य में कोई फ़ायदा हो, इसलिए तो ये भी इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस को. एक्सेप्ट Supreme Court and the other high courts. These ensure they don't favor anyone in hope of future favor. Power to punish for its contempt, ये भी एक तरह से इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है यार जजेस को, है ना. एक तरह से क्या करेगा भाई, मेंटेन करने के लिए है डिग्निटी एंड ऑनर वेस्टेड, मेंटेन इट्स ऑथोरिटी
डिग्निटी एंड ऑनर, एंड जो फ्रीडम है टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, ना अपने स्टाफ को खुद अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो भी तो क्या करता है भाई, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव, एंड इनके जुरिस्डिक्शन जो है इट कैन नॉट बी कर्टेल यार, है ना, इनको बस एक्सपांड किया सकता है। पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन चेंज द पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन बट कैन नॉट कर्टेल, चेंज कर सकता है पावर को, रोक नहीं सकता। जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल। Parliament and state legislature can change power and jurisdiction but cannot curtail। ऑल्सो भाई जो सेपरेशन है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जो कि आर्टिकल 50 बोलता है, वो भी एक तरह से इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है यार। सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कैन बी सीन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंस इन डीपीएसपी, जो कि क्या बोलता है, आर्टिकल 15 बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आपस में सेपरेट होंगे, तो एक तरह से इंडिपेंडेंस बना के रखता है हाई कोर्ट यार। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। वही जो हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास तो यहाँ पे सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है ना, जो कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, ये सब की बात करेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करेंगे यार। नेक्स्ट ओके बात करते हैं यार जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द हाई कोर्ट की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। वही जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखा था भाई, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, मीन्स आप डायरेक्ट फर्स्ट इंस्टेंट में आप किसी के पास जा सकते हो, उसको बोलते हैं ओरिजिनल। सो मीन्स टू हियर डिस्प्यूट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। एंड कौन कौन सी चीज़ें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट में आते हैं यार, मैटर्स ऑफ एडमायरल्टी एंड contempt dispute, related to election of MPs and MLAs, है ना, जो रिवेन्यू मैटर्स हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स
cases transferred from subordinate courts वो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट have original civil jurisdiction of higher values. ये हमने बात की रिगार्डिंग दी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की। और हम बात करें रिट जुरिडिक्शन की, हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में कि रिट जुरिडिक्शन दी हाई कोर्ट इज वाइडर देन दी सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 डील्स विथ व्हाट रिट जुरिडिक्शन दी हाई कोर्ट, जिसमें हेबियस कॉर्पस मतलब टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ प्रोड्यूस द बॉडी, किसी को कैद करके रख लिया है कि ये दोनों खिलाफ, प्राइवेट एंड पब्लिक इंडिविजुअल दोनों खिलाफ यहाँ पे लागू होता है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब क्या है, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को बोलने की ड्यूटी परफॉर्म करे। याद करने का तरीका मैंने बताया था भाई, डी से ड्यूटी, डी से मैंडेमस का डी, टू परफॉर्म पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी उसको बोलते हैं, उसके लिए मैंडेमस का रिट इशू किया जाता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब समझ आना चाहिए, एक हायर है ना, हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को बताती है, प्रिवेंट करती है एक्सीडिंग इस जुरिसडिक्शन, अपने दायरे में रह के काम कर भाई, तू ज़्यादा उड़ के काम मत कर, ऐसा बोलता है भाई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट। ठीक है, इसके बाद आता है सर्शोरियो, ये भी जो है इसको भी हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को, है ना, किस लिए, है ना, टू रिव्यू इट्स, हायर कोर्ट इशू किया लोअर कोर्ट टू रिव्यू इट्स डिसीजन। ठीक है, एंड लास्ट में जो रिट आता है वो आता है को वारंटो का। को वारंटो, वारंट बोला समथिंग मीन्स टू डिटरमाइन द लीगालिटी ऑफ अ क्लेम, वारंट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लीगालिटी यार, लीगालिटी ऑफ क्लेम को यहाँ पे ये डिटरमाइन करता है, एग्जामिन करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये हमको आंसर टिक करने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करता है यार। एंड द रिट जुरिसडिक्शन इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कंकरेंट विद सुप्रीम कोर्ट, इसके पास भी है भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही है, नहीं, रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। बट कंकरेंट विथ सुप्रीम कोर्ट एंड द रिट जुरिसडिक्शन जो है of high court is wider than supreme court. Supreme court can only issue writs regarding the fundamental rights, but high court fundamental rights and other matters के लिए भी writs issue कर सकता है। तो हमने बात की रिगार्डिंग रिट जुरिसडिक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग व्हाट, अपेलेंट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं यार। सो अपेलेंट जुरिसडिक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें दो तरह के मैटर्स आते हैं, एक सिविल मैटर्स, एक क्रिमिनल मैटर्स। तो सिविल मैटर्स में कौन कौन से भाई चीज़ें आती हैं, ऑर्डर एंड जजमेंट्स ऑफ
सबऑर्डिनेट के जो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसको हम ऊपर जाके हाई कोर्ट में यहाँ पे अपील कर सकते हैं। कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट हैज़ प्रोविजन ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील। इन दोनों में इंट्रा कोर्ट अपील का भी यहाँ पे प्रोविजन है आपस में भी। हाई कोर्ट का जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का आदमी मद्रास हाई कोर्ट में भी यहाँ पे अपील कर सकता है। एंड अपील्स फ्रॉम डिसीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स, उनसे हम अपील कहाँ पे कर सकते हैं, इनके डिसीजंस को, है ना। हम ये सब सिविल मैटर्स का हाई कोर्ट में कर सकते हैं। क्रिमिनल मैटर्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यार? जजमेंट्स ऑफ सेशन कोर्ट्स एंड एडिशनल सेशन कोर्ट्स इफ इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 years। ठीक है, तो एडिशनल सेशन कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के जो इम्प्रिजनमेंट का अगर ऑर्डर दिया गया 7 साल से बड़ा, तो उसको भी हम अपील कर सकते हैं भाई हाई कोर्ट में। जो सेशन कोर्ट्स कैन अवॉर्ड दैट सेंटेंस ओनली आफ्टर परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जब तक परमिशन नहीं देगा, सेशन कोर्ट यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता भाई। हमने बात की अबाउट दी अपीलेंट जुरिसडिक्शन ऑफ दी हाई कोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन की। तो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में क्या आता है भाई? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर all courts and tribunals under its territorial jurisdiction। क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन। इट नॉट ओनली कवर्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बट ऑल्सो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस यार। कवर्स नॉट ओनली administrative but also judicial superintendence and it is a revise ना रिविजनल jurisdiction। अपने आप को फिर से रिवाइज कर सकता है वो। इट कैन बी सो मोटो, अपने आप से ले सकता है यार। ये सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन हो गया ना। उसके पास कंट्रोल भी होता है, किसके पास? हाई कोर्ट के पास कंट्रोल भी होता है। सो कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं यहाँ पे। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सो consulted by governor
in matters of appointment, posting and promotion of डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में, उनके प्रमोशन में, उनके पोस्टिंग में कंट्रोल, मतलब जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे है ना हाई कोर्ट के जजेस को पूछा जा रहा है, कंसल्ट किया जा रहा है। तो एक तरह से उनका कंट्रोल है भाई ओवर दी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। एंड ऑल्सो डील्स विथ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफ़र एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो भी मेंबर्स हैं उनको भी देखता है ये। जो न्याय देते हैं उन सबको जुडिशियल सर्विस बोलते हैं। जो न्याय देने की व्यवस्था में जो भी लोग हैं तो उनको भी ये दिखता है यार हाई कोर्ट। ऑल्सो डील विथ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफ़र एंड डिसिप्लिन of members of judicial service other than district court and withdraw cases pending in सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये भी कंट्रोल है भाई, अपने आवाज़ ले सकता है उसको। एंड इट्स लॉ इज बाइंडिंग टू ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द टेरिटरी। मतलब जो ये बना दिया नियम हाई कोर्ट तो वो सबको सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो एक तरह से इस प्रकार से कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। all the subordinate courts in its territory. Okay, and next is the court of record, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नाम से समा रहा है कि रिकॉर्ड करते हैं अपनी जितनी प्रोसीडिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हुई है इसके साथ उसको, जजमेंट्स को। so the judgments proceedings are recorded for perpetual memory. The judgments proceeding are recorded for perpetual memory like that of the high court, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही। एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स जजमेंट बट इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। like Supreme Court, High Court can also review its judgments but it's not mentioned in the constitution. ओके, एंड पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये पावर भी है भाई। power to punish for contempt of court, also judicial review यार। ना मतलब एग्जामिन कर सकता है हाई कोर्ट दी constitutionality of legislative enactments and
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट देखेगा एंड हाई कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के देखेगा। नहीं भाई, सेंट्रल लॉज को भी यहाँ पे ये क्या कर सकता है ना, रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि किसके पास है भाई, हाई कोर्ट के पास भी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी था। यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये भी डिफाइन नहीं है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन यार। is not defined in कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसमें दो तरह के कंटेम्प्ट आते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है भाई, विलफुल डिसोबे, जो कि हमने देखा था उसमें वही है ये सुप्रीम कोर्ट में, विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट और other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court। जानबूझ के किसी भी ना अंडरटेकिंग कोर्ट की जजमेंट को, ऑर्डर को या फिर रिट्स को नहीं मानना, इसको क्या बोलेंगे, सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या है, आप पब्लिश कर रहे हो क्या को, है ना, पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, और ऐसा कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, है ना, डूइंग एन एक्ट विच scandalizes or lowers the authority of a court, या फिर प्रिजुडिस, पहले से कोई धारणा या फिर इंटरफेयर कर रहे हो आप वर्किंग में, जो काम करने का तरीका है, ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। या फिर इंटरफेयर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, तो आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में यहाँ पे बुक कर सकता है यार। इंटरफेयर और obstruct the administration of justice in any other manners। ठीक है,
तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी पावर टू पनिश फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड रिट्स जुरिस्डिक्शन, ये सब क्या है, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स हैं यार। हमने कौन कौन से इंडिपेंडेंस दिया जाता है हाई कोर्ट को, वो देखा, रिटायर्ड जज, एक्टिंग जज, एडिशनल जज, है ना, ये सब की बात की ना। ट्रांसफ़र कैसे होते हैं जजेस का, रिमूवल प्रोसेस कैसा है, टेन्योर क्या, ओथ एंड अफर्मेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन, है ना, प्रेजेंट जो हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में हमने बात की, एंड ओरिजिन कैसे वो हाई कोर्ट का, इसको हमने देखा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियरी यार, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एंड पॉलिटी में भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।